आज की वीडियो में हम एक बहुत मूलभूत समस्या की चर्चा कर रहे हैं और उससे उन सभी लोगों का जो कोर्ट कचहरी से संबंधित रहते हैं वास्ता पड़ता रहता है। चाहे सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, नया केस हो या पुराना केस हो, झूठा केस हो या सच्चा केस हो, हर एक मैटर में इसकी जरूरत रहती है। और यह टॉपिक है अपील का। आपने लोअर कोर्ट के किसी पॉइंट पर उसके निर्णय के खिलाफ अपील कर दी तो क्या इससे लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स खुद ब खुद रुक जाएंगी या कुछ और भी करना होगा? फिर यह भी जानना है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सुप्रीम कोर्ट का क्या लेटेस्ट जजमेंट है। एक नई बात यह है कि आज से हम कुछ सिविल केसेस भी आपके लिए प्रस्तुत किया करेंगे। शुरू में हम बहुत सामान्य विषयों पर वीडियोस लाएंगे जो आप सबके लिए उपयोगी होंगे, फिर चाहे आप मुकदमे में एक पक्ष हो या ना हो। यह जानकारी आपको एक प्रकार का नया ज्ञान देगी। उसके बाद अगले चरणों में जैसा आप लोगों की आवश्यकता होगी या आपके साथ कमेंट्स, मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए जो भी वैचारिक आदान प्रदान होगा उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और अपने अपने सिविल लॉ के विषय चुनते रहेंगे। जिस तरह से किसी भी फौजदारी के मुकदमे में क्या कदम और किस किस तरह से उठाए जाते हैं, इसकी सारी विधि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में दी गई होती है। उसी तरह से सिविल मामलों में क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कब किया जाए, किसके बाद किया जाए, यह सारी जानकारी सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी में लिखा हुआ होता है। सारे सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी को विभिन्न ऑर्डर्स में बांटा गया है। हर एक ऑर्डर का एक विशेष कार्य क्षेत्र होता है। जैसे ऑर्डर 1 बताता है कि किसी मुकदमे में कौन कौन पार्टी हो सकते हैं या किस किस को पार्टी बनाया जाना चाहिए। यदि किसी अतिरिक्त को बना लिया गया है तो हम कहेंगे कि इसको पार्टी नहीं बनाया जाना चाहिए था, तो इसको निकाला जाए। ऑर्डर 7 में प्रिंट के विषय में बताया गया होता है। प्रिंट को कैसे लिखा जाए, उसमें क्या क्या लिखा जाए और क्या क्या नहीं लिखा जाए। ऑर्डर 8 में इस प्रिंट का, जो अभी हमने विषय ऑर्डर 7 में पढ़ी थी, उसी प्रिंट का जवाब कैसे लिखा जाए, जवाब को हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। उस जवाब में किन किन तरह से प्रिंट की बातों को पलटा जाए, उनका रिबटल किया जाए और साथ साथ हम उसमें एक प्रति दावा, जिसको हम काउंटर क्लेम भी कहते हैं, उसे कैसे किया जाए। ये सारी बातें हमें ऑर्डर 8 में सीपीसी में पता लगती हैं। ऐसे ही सीपीसी का एक ऑर्डर 41 होता है। इसमें अपील के बारे में बताया गया है। यदि आपको सिविल कोर्ट के द्वारा पास की गई डिक्री से ऐतराज है और आप उसके खिलाफ ऊपर वाली कोर्ट में अपील करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर 41 या ऑर्डर 41 सीपीसी के मुताबिक चलना होगा। हमने ऊपर सिविल प्रोसीजर कोड या सीपीसी के विभिन्न ऑर्डर्स की बात की है। हर एक ऑर्डर में अनेक रूल्स होते हैं। रूल्स माने नियम। प्रिंट में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी यह रूल 1 में बताया गया है। यदि मामला रुपये पैसे का हो और उसको हम मनी सूट कहते हैं तो उसमें कैसे प्रिंट लिखी जाएगी यह रूल 2 में बताया गया है। प्रिंट में कोर्ट से मांगा जाने वाला रिलीफ कैसे लिखा जाएगा यह बात रूल 7 में बताई गई है। किसी प्रिंट को कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, किन आधारों पर किया जाएगा, क्या क्या तरीके अपनाए जाएंगे, यह बात ऑर्डर 7 के रूल 11 में लिखी हुई है। इसे हम ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी कहते हैं। कोर्ट में जाने वाले लगभग सभी लोग और यंग एडवोकेट कलीग्स तो खास तौर से जिन कानूनी प्रावधानों से सबसे ज्यादा परिचित होते हैं उनमें यह ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी सबसे ज्यादा चर्चित कानून है। ऑर्डर 41 सीपीसी में किसी कोर्ट की डिग्री के खिलाफ अपील के बारे में बताया गया है। ऑर्डर 41 सीपीसी के रूल 5 में इन अपीलों के मुकदमों के स्टे हो जाने के बारे में बताया गया है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी एक सवाल आया कि क्या अपील फाइल कर दिया जाना ही ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे का काम करेगा या ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए कुछ और भी किया जाना जरूरी है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने फिर तय किया। तो हम उसी केस को आपके लिए लेकर आए हैं। केस का नाम है संजीव कुमार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। स्पेशल लीव टू अपील है सिविल साइड की और इसका नंबर है 19,038/2022। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इसको डिसाइड किया है 24 जनवरी 2023 को, यानी कि अभी इस ही महीने। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें।
इस केस में अपलेंट, जिसने अपील की है, अपीलार्थी अपलेंट चंपारण बिहार में एक रिटेल आउटलेट डीलरशिप खोलना चाहता था। इसके लिए स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अनुमति जरूरी थी। उसने वहां अप्लाई किया तो स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अनुमति देने से मना कर दिया। इस मना किए जाने को अपलेंट ने कोर्ट में चुनौती दी। वहां अपलेंट को सफलता मिली और उसके पक्ष में स्थानीय कोर्ट ने डिक्री पारित कर दी। स्थानीय कोर्ट की डिक्री को जिला प्रशासन ने, क्योंकि वो स्थानीय मजिस्ट्रेट के अधीन होता है, उस जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसी बीच अपलेंट, जो पहले प्लेंटिफ भी था, अपलेंट प्लेंटिफ को स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की एनओसी की आवश्यकता हुई। उसने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस एनओसी के लिए अप्लाई किया और स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उसे एनओसी देने से मना कर दिया। इसे अपलेंट प्लेंटिफ ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपलेंट प्लेंटिफ की चुनौती को सुना और उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी तो आपकी अपील यहां हमारे सामने पेंडिंग है और उस अपील की पेंडेंसी के दौरान ही आप एक दूसरी बात लेकर आ गए हैं। अपने ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि अपलेंट प्लेंटिफ द्वारा प्रस्तुत अपील अभी हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ी है, उस अपील पर सुनवाई होनी बाकी है। ऐसी स्थिति में अपलेंट प्लेंटिफ के नए आवेदन को सुना जाना गैर कानूनी है। यह बात लिखते हुए हाई कोर्ट ने उस आवेदन को निरस्त कर दिया और अपलेंट प्लेंटिफ को अपना मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा इस विषय में हाई कोर्ट को ऑर्डर 41 रूल 5 पर विचार करना चाहिए था। वही ऑर्डर 41 रूल 5 जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि सीपीसी के अंदर ऑर्डर 41 दिया गया है कि अपील कैसे कैसे की जानी चाहिए, और उसमें रूल 5 है कि जिस मामले में अपील की गई है उसमें अपीलेट कोर्ट किस प्रकार से मामलों को स्टे करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऑर्डर 41 रूल 5 सीपीसी में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखें। तो यह महत्वपूर्ण बात है कि जब तक कि अपील को कोर्ट के सामने लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता है और कोर्ट के द्वारा कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं दिया जाता है, तो केवल अपील दायर कर देने भर से यह एक स्टे ऑर्डर नहीं बन जाएगा। स्टे ऑर्डर के लिए हमें कोर्ट के सामने आर्ग्यू करना पड़ेगा और कोर्ट को एक विशिष्ट ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर उसमें पारित करना पड़ेगा। इन हालात में ट्रायल कोर्ट का 25/8/21 का निर्णय, जो आपको याद होगा स्थानीय कोर्ट ने इस अपलेंट प्लेंटिफ के फेवर में पास किया था, स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ पास किया था, वह निर्णय और उसकी डिक्री आज तक की स्थिति में याचिकाकर्ता का लाभ सुनिश्चित करती है, क्योंकि उसको अभी चैलेंज किया जाने के बाद सेट असाइड नहीं किया गया है। उसे किसी भी दूसरी कोर्ट ने, जो उससे ऊपर वाली कोर्ट हो, उसको निस्तारित नहीं किया है। वह निर्णय और डिक्री आज की स्थिति में इस याचिकाकर्ता यानी कि अपलेंट प्लेंटिफ का लाभ सुनिश्चित करेगी। लेकिन यह कहना कि स्थानीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एनओसी न दिए जाने के खिलाफ एक अपील दायर की गई जो पेंडिंग है, अतः केवल इस आधार पर हाईकोर्ट द्वारा अपील को न सुना जाकर डिसमिस कर दिया जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाई कोर्ट ने जो डिसमिस किया है इस एनओसी के खिलाफ आने वाली अपील को, यह सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय को त्रुटिपूर्ण कहा और कहा कि अपलेंट प्लेंटिफ की पिटीशन को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किया जाना उचित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को अनुमति दी, उसे अलाउ किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया कि वह डिक्री पर ध्यान दें जो कि स्थानीय कोर्ट ने पहले से पारित की हुई है और वह अपलेंट प्लेंटिफ के हक में है। साथ ही यह भी आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपलेंट प्लेंटिफ को 2 सप्ताह के भीतर भीतर एनओसी जारी करेंगे। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अपलेंट प्लेंटिफ की एनओसी हमेशा के लिए जारी रहेगी या नहीं रहेगी, यह अंततोगत्वा हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग अपील के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। हम तो केवल आज की बात बता रहे हैं कि अभी तात्कालिक रूप से क्या किया जाना जरूरी है। अंतिम फैसला हाई कोर्ट के सामने जो अपील पेंडिंग है उसके फैसले के ऊपर निर्भर करेगा। इस प्रकार हम सब मिलकर धीरे धीरे यह सीखने की कोशिश करेंगे कि सिविल कानून की आधारभूत संरचना क्या होती है। जैसे बहुत से यंग एडवोकेट कलीग्स ऐसा मानते हैं कि सिविल कानून कठिन होता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि यह बहुत आसान होता है। हम यहाँ सिविल और क्रिमिनल दोनों कानूनों को साथ साथ सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। हमारा प्रयास यह रहेगा कि कोई आपका शोषण न कर सके और दूसरा ये भी रहेगा कि आपका ज्ञान हमेशा आपका हथियार बनकर आपको सुरक्षा दे। इंडियन लीगल सिस्टम आपको निरंतर एक कानूनी सहारा देता रहा है
आप जब भी किसी झूठे आरोप में फंस जाते हो तो हम अपने डिस्टेंस एडवोकेसी से आपको बचने की राह दिखाते हैं। हमें गर्व है कि हम अपने हजारों साथियों की कानूनी सहायता कर पाए हैं जिनको सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। आप हमारी वेबसाइट indianlegalsystem.org पर जाकर सब जानकारी अपनी सरल भाषा में पा सकते हैं। वहीं पर आप हमारी वेबसाइट के विभिन्न लिंक्स देख सकते हैं और चाहें तो वहां दिए गए सिंबल पर सर्च करके ढूंढ भी सकते हैं। जब आपको आवश्यकता होगी तो हम आपके लिए भी बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन तैयार करके भेज सकते हैं। कोई दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट हो तो हम वह भी उपलब्ध करवा सकते हैं। हम आपको विजयी बनाना चाहते हैं ताकि फॉल्स एलिगेशन आपको हरा ना पाए। भारत भर में हमारी सहायता पहुंच रही है, वह आप तक भी पहुंचाई जाएगी। आप हमें बताएं कि आपकी क्या आवश्यकता है। हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। यह हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सहायता पाने के लिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजें, तत्काल आपको आगे का रास्ता बताया जाएगा। एक बार मेंबर बनने के बाद आप हमें हिंदी और इंग्लिश में अपना मटेरियल भेज सकते हैं, अन्य भाषा हो तो ट्रांसलेशन भेज सकते हैं। हम आपसे अगली वीडियोज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।